हाय गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के बारे में। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हमारा जो आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर और आयन चैनल रिसेप्टर्स है उसके अंडर में जो सब डिवीजन है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, उसके अंडर में और सब डिवीजन है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल है। तो हम आज बात करने जा रहे हैं वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल के बारे में। मैंने पहले भी बोला था वोल्टेज गेटेड मतलब वोल्टेज का हमारा सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हम जानते हैं 70 मिली वोल्ट है। उस पोटेंशियल को जब उस पोटेंशियल के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा, मतलब कि उसका जो वैल्यू है उसके साथ जब छेड़छाड़ किया जाएगा उसके थ्रू जो हमारा मतलब कि अगर हमारा 70 मिली वोल्ट है उससे ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस लाके उस चैनल को ओपन किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। मतलब कि अगर हमारा मानिए कि हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट है, अब हम उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पॉजिटिव की तरफ थोड़ा सा अगर बढ़ा दे तो हमारा ये जो गेट्स है ये ओपन होने लगेंगे। तो इसे ही हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम में वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल के अंडर में हम आज बात करने जा रहे हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल के बारे में। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल हमारा कहाँ पर रहता है वो पहली इंपॉर्टेंट बात है। वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल हमारा रहता है, ये जो हमारा न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका जो यूनिट होता है वो न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, हमारा जो नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है वो न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब कि नर्वस सिस्टम में जो सेल्स रहते हैं वो न्यूरो सेल्स ही होते हैं और न्यूरॉन्स ही होते हैं। अब न्यूरॉन्स के इस वाले पार्ट को हम जानते हैं बोलते हैं एक्सोन और इस वाले पार्ट को बोलते हैं डेंड्रोन। और इसका जो जॉइंट वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे ही हमारा इस पार्ट को बोलते हैं एक्सन हिलोक। एक्सन हिलोक स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लेना, एक्सन हिलोक। तो इस वाले पार्ट में ही हमारा रहता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। आज हमारा ये न्यूरॉन के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के बारे में, क्योंकि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जब एनास्थेसिया पढ़ेंगे उसमें इसका बहुत रोल रहेगा। ठीक है, तो हम अब आते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे। अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल अगर यहाँ पर रहा तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का एक सेल है। अब सेल का जो बाइफॉस्फोलिपिड लेयर है ये है हमारा बाइफॉस्फोलिपिड लेयर। ये है हमारा बाइफॉस्फोलिपिड लेयर और ये है हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ठीक है, इसमें ये जो है इसको हम कहते हैं प्रोपागेट। ठीक है, और इसको हम कहते हैं रेगुलेटरी गेट, मतलब इसके थ्रू रेगुलेशन होगा। और इसको हम कहते हैं वोल्टेज सेंसर्स। ठीक है, थोड़ा सा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ये है हमारा जो प्रोपागेट्स है, ये है हमारा रेगुलेटरी गेट। ये प्रोपागेट्स हमारा मेन रेगुलेशन का मतलब कि मेन वोल्टेज का जो चेंजेस होता है उसके लिए हमारा प्रोपागेट ही डिपेंडेंट होता है। बट हमारा जो रेगुलेटरी गेट है वो हमारा आयंस का जो आना जाना वो रेगुलेट करता है। और ये है हमारा फुल जो मतलब कि ये 3D स्ट्रक्चर है, ये है हमारा जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है इसका स्ट्रक्चर है। और ये हमारा वोल्टेज सेंसर है, ये वोल्टेज को हमारा सेल के अंदर और बाहर का जो वोल्टेज है उसको सेंस करता है। ठीक है, अब जब हमारा ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर आपको आशा करता हूँ दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है और ये हमारा इंट्रा सेलुलर पोर्शन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा अगर आप समझ जाएंगे तो। ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है। हमारा सेल पे दो पोर्शन रहता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर का पोर्शन, एक सेल के अंदर का पोर्शन। ठीक है,
एक एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है और एक इंट्रा सेलुलर पोर्शन है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन पे अगर हमारा जो सेल है वो रेस्टिंग कंडीशन में है, ठीक है, हमारा जो सेल है वो रेस्टिंग कंडीशन में है, तो रेस्टिंग कंडीशन पे मैंने क्या बोला था, रेस्टिंग कंडीशन पे हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो है -70 मिली वोल्ट, ठीक है, -70 मिली वोल्ट। तो -70 मिली वोल्ट पे यहाँ पर अगर हम वोल्टेज वर्सेस एक टाइम का एक ग्राफ लें, ठीक है, वोल्टेज वर्सेस टाइम का एक ग्राफ प्लॉट करें, जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे हम ग्राफ प्लॉट करते रहेंगे। हमारा ये 0 है, ये -70 है, ये है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, ये सब एम भी है मिली वोल्ट करके। तो यहाँ से हमारा शुरू हुआ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अब हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ये जो वोल्टेज सेंसर है ये नीचे रहता है, मतलब कि ये थोड़ा नीचे आ जाता है, और हमारा जो प्रोपागेट्स है वो क्लोज रहते हैं, मतलब कि क्लोज रहते हैं, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे हमारा जो प्रोपागेट्स है वो क्लोज्ड रहते हैं, ये दोनों हिस्सा यहाँ से एकदम जुड़ जाते हैं, ठीक है। और हमारा जो रेगुलेटरी गेट ये यहाँ पर ही रहता है। अब अगर मानिए कि हमारा सेल पे एक स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई मतलब क्या, स्टिमुलाई मतलब एक धक्का आया, मतलब कि मानिए हमारा सेल पे एक स्टिमुलाई मतलब कि एक उत्तेजित हुआ हमारा सेल, वो बोल सकते हैं उत्तेजित हुआ हमारा सेल, तो हमारा सेल पे एक स्टिमुलाई आया। तो स्टिमुलाई आने पर क्या हुआ, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन में सोडियम आयंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन में हमारा सोडियम आयन ज्यादा होता है, ठीक है। सोडियम आयन ज्यादा होता है इसलिए हमारा जो सेल्स मतलब कि सोडियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन पे ज्यादा होता है, और हमारा ये जो प्रोपागेट है ये क्लोज्ड होता है, और वोल्टेज सेंसर हमारा नीचे नीचे की तरफ होता है। तो हम लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन में इरेज कर देता हूँ, हम जो समरी है वो यहाँ पर लिखते रहेंगे, यहाँ पर लिखते रहेंगे, ठीक है। तो इन रेस्टिंग कंडीशन, पहली वाली पॉइंट है रेस्टिंग कंडीशन। रेस्टिंग में क्या होता है हमारा, ये करके लिखते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन पे हमारा जो सोडियम आयन है वो ज्यादा होता है, ठीक है। हमारा प्रोपागेट जो है, प्रोपागेट स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, मेरा स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होता है। प्रोपागेट हमारा जो है ये हमारा क्लोज्ड रहता है, ठीक है, और हमारा जो मतलब कि वोल्टेज सेंसर्स हैं वो नीचे रहते हैं। ये हुआ हमारा रेस्टिंग कंडीशन में। अब अगर एक स्टिमुलाई आ जाए, अगर हमारा सेल पे एक स्टिमुलाई आ जाए तो क्या होगा, होगा ये कि हमारा जो इंट्रासेलुलर पोर्शन है, मतलब कि सेल के अंदर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर सोडियम आयंस बढ़ते रहेंगे, यहाँ पर सोडियम आयंस बढ़ते रहेंगे, बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इन एक्टिव रेस्टिंग, ये अगर हम एक्टिव पोर्शन लिखे तो एक्टिव टाइम पे हमारा जो सोडियम आयंस है, एक नंबर पॉइंट से हम लिख देते हैं, एक्टिव टाइम पे हमारा जो सोडियम आयंस है वो इंट्रासेलुलर पोर्शन पे बढ़ते रहेंगे, मतलब कि बढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रासेलुलर पोर्शन पे हमारा एक्टिव टाइम में सोडियम बढ़ता रहेगा। अब सोडियम बढ़ने से क्या होगा, सोडियम बढ़ने से होगा क्या, हमारा जो ये प्रोपागेट्स है ये हमारा जो ये वोल्टेज सेंसर्स है, मतलब कि वोल्टेज जो सेंसर्स है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वोल्टेज सेंसर यहाँ पर नीचे आ रहा था, यहाँ पर वोल्टेज सेंसर ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर चले जाने से क्या होगा, ऊपर चले जाने से हमारा जो ये प्रोपागेट्स है ना, ये क्लोज्ड हो रहे थे, ये अब ओपन होने लगेंगे, प्रोपागेट्स
आर प्रोपेगेट्स, ओपन होने लगेंगे। ओपन होने से क्या होगा, हमारा जो सोडियम आयंस है, मतलब बाहर वाले जो सोडियम आयंस है, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन पे जो सोडियम आयंस है वो अंदर चले आएंगे। सब सोडियम आयंस हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन वाला जो सोडियम आयंस है वो अंदर चले आएंगे, अंदर चले आएंगे। ठीक है, डीपर लिखते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम आयंस इन, अंदर चले आएंगे। तो एक्टिव पोर्शन में क्या हुआ, हमारा सोडियम आयन अंदर चला है, तो यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है इंटरसेलुलर वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यहाँ पर जब प्लस 30 पे आएगा तब हमारा मतलब यहाँ 70 मिली वोल्ट था, यहाँ हमारा जब प्लस 30 मिली वोल्ट पे आएगा, हमारा जो ये जो रेगुलेटरी गेट है ना, ठीक है, एक्टिव पीरियड पे अगर 30 मिली वोल्ट पे आ गया, अगर 30 मिली वोल्ट पे आ गया, तो प्लस 30 मिली वोल्ट पे आ गया, ये हमारा जो मतलब रेगुलेटरी गेट है ये क्लोज्ड हो जाएगा। प्लस 30 मिली वोल्ट पे हमारा जो रेगुलेटरी गेट है वो क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, रेगुलेटरी गेट जो है वो क्लोज्ड हो जाएगा। अब इस कंडीशन में ये वाला जो पॉइंट है माइनस प्लस 30 मिली वोल्ट, इस पॉइंट पे हमारा जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन है वो ओपन हो जाएगा। और ओपन होके क्या होगा, ओपन होके हमारा जो पोटेशियम का इफ्लक्स करेगा। ये अलग बात है, पोटेशियम हम बाद में बताएंगे, पोटेशियम को हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आके ये धीरे 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 करके ये ग्राफ नीचे आने लगेगा। नीचे कैसे आने लगेगा, हमारा जो सोडियम आयंस है वो यहाँ पर जो मतलब कि वोल्टेज रेटेड सोडियम चैनल्स है उसको ऐसे ही रेगुलेट करेंगे, और यहाँ पर भी सोडियम आने लगेगा, यहाँ पर भी सोडियम आने लगेगा। तो हमारा जो रेगुलेटरी गेट है वो क्लोज्ड होते होते रहेंगे, पोटेशियम इफ्लक्स होता रहेगा। पोटेशियम इफ्लक्स होने से क्या होगा, हमारा जो रेस्टिंग मतलब पोटेशियम इफ्लक्स अगर हो गया, हमारा सेल एक्टिवेट हो रहा था, पोटेशियम का इफ्लक्स हो गया, फिर से हमारा जो सेल है, मैंने आयन चैनल्स में क्या बताया था, हमारा पोटेशियम अगर इफ्लक्स होता है तो सेल रिपोलराइज्ड होता है, इनएक्टिवेट होता है, तो हमारा सेल फिर से इनएक्टिवेट होने लगेगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब इस पीरियड के अंदर में, सॉरी एक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड नहीं है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। सॉरी, इसको थोड़ा गलत बता दिया मैं, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, जिस टाइम के इंटरवल में, मतलब कि इस टाइम पे हमारा सेल स्टिमुलेट था और इस टाइम पे फिर से आके हमारा सेल स्टिमुलेट हुआ, जिस टाइम के इंटरवल पे हमारा सेल का जो दोनों स्टिमुलेशन होते हैं, मतलब पहली वाली स्टिमुलेशन और दूसरी वाली स्टिमुलेशन के इंटरवल का जो टाइम है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लेना। तो हमारा ये वाला जो कंडीशन है इसमें सेल फिर से स्टिमुलेट होने का जो टाइम इंटरवल है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब धीरे 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 करके हमारा ग्राफ यहाँ तक आएगा, यहाँ से नीचे जब आ जाएगा, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड के बाद में हमारा आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस पीरियड में क्या होता है, इस पीरियड में हमारा जो पोटेशियम चैनल्स है ओपन करके इफ्लक्स करके हमारा जो सेल है उस सेल को डीपोलराइज से फिर से पोलराइज कर देता है और इनएक्टिव कर देता है, उसको स्टिमुलेशन के लिए रेडी करता है। ठीक है, स्टिमुलेशन के लिए रेडी करता है, इसलिए इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। ठीक है,
इस रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में हमारा जो सेल स्टिमुलेशन के लिए फिर से रेडी होता है। और ये रेडी कैसे होता है, हमारा जो प्रोपागेट्स है वो फिर से ओपन हो जाते हैं, हमारा जो वोल्टेज सेंसर है फिर से नीचे आ जाते हैं, और हमारा जो मतलब कि प्रोपागेट्स है वो, हमारा जो रेगुलेटरी गेट्स है वो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, हमारा जो वोल्टेज सेंसर है वो फिर से नीचे आ जाता है, और हमारा जो प्रोपागेट्स है वो फिर से क्लोज्ड होने लगते हैं। तो ये एक साइकिल है, इसको थोड़ा सा मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। पहले क्या होता है, रेस्टिंग कंडीशन में हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि ज्यादा होता है इंट्रासेलुलर से, हमारा जो प्रोपागेट है वो क्लोज्ड होता है, और वोल्टेज जो है मतलब कि वोल्टेज सेंसर जो है वो नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, अब हमारा अगर सेल पे स्टिमुलाई आया, ठीक है, हमारा जो सोडियम आयंस का संख्या हमारा इंट्रासेलुलर पार्ट में ज्यादा होने लगेगा। इंट्रासेलुलर पार्ट पे ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज सेंसर है वो ऊपर जाएंगे, और हमारा जो प्रोपागेट्स है वो ओपन होने लगेंगे, ओपन होने लगेंगे। हमारा जो अब एक्स्ट्रा सेलुलर जो सोडियम्स है वो नीचे आने लगेंगे। नीचे आने पर क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा मतलब कि ये हमारा जो रेगुलेटरी गेट है ये अब क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद कोई हलचल नहीं होगा, वो 30 मिलीवोल्ट पे हमारा रेगुलेटरी गेट क्लोज हो जाएगा। इस ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से फिर से स्टिमुलेशन तक हमारा जो पीरियड है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है। और अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड जब शुरू हुआ तब पोटेशियम जो चैनल्स है वो पोटेशियम चैनल्स ओपन होने लगेंगे, और पोटेशियम का इफ्लक्स होने लगेगा, मतलब सेल से बाहर जाने लगेगा पोटेशियम। और पोटेशियम बाहर जितना जाने लगेगा हमारा सेल का उतना मतलब रिपोलराइजेशन होगा, उतना सेल डीएक्टिवेट होने लगेगा, फिर से स्टिमुलेशन के लिए रेडी होने लगेगा। रेडी होते होते वो चला जाएगा फिर से रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड पे। यही हुआ है हमारा जो साइकिल है। ये साइकिल थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, ये साइकिल मैं थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल है। ये हमारा जो जनरल एनास्थेटिक्स में बहुत जनरल नहीं है, हमारा जो लोकल एनास्थेटिक्स है, लोकल एनास्थेटिक्स पे बहुत काम पे आता है हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। हम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ही इनहिबिट करते हैं लोकल एनास्थेटिक्स पे। तो हमारा पहले हो रहा था सोडियम इंट्रासेलुलर पोर्शन पे कम था, एक्स्ट्रा पे ज्यादा था, ठीक है। सेकेंड में हम आ रहे थे, वहां से हमारा स्टिमुलाई आया, और हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन पे जो था सब इंट्रा सेलुलर पोर्शन पे जितना सोडियम आयंस था सब इंट्रा सेलुलर पोर्शन पे आ गया। सब आने के बाद हमारा जो रेगुलेटरी गेट है वो क्लोज हो गया। इंट्रासेलुलर पोर्शन पे आने से पहले हमारा जो प्रोपागेट्स है ओपन हुआ, प्रोपागेट्स ओपन होके हमारा इंट्रासेलुलर पोर्शन पे सोडियम आया। अब सोडियम आने के बाद हमारा रेगुलेटरी गेट क्लोज हो गया। रेगुलेटरी गेट कितना मिलीवोल्ट पे क्लोज होता है, 30 मिलीवोल्ट पे। अब 30 मिलीवोल्ट पे रेगुलेटरी गेट क्लोज होने के बाद में हमारा जो रेगुलेटरी गेट क्लोज होने से हमारा पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएगा, इफ्लक्स होगा और पोलराइज होगा, और सेल इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सेल इनएक्टिवेट होने की तरफ जाएगा। एकदम इनएक्टिवेट जब हो जाएगा, ठीक है, इनएक्टिवेट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे फुल इनएक्टिवेट हो गया, ठीक है, और फिर से स्टिमुलेट हुआ। उस पीरियड को हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड से फिर से जब हमारा स्टिमुलेट होके हमारा जो सेल है वो फिर से पहली वाली कंडीशन पे जाएगा, उसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, यही हमारा साइकिल है। पहले ये मतलब कि पहले हमारा
सोडियम इनर जो इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन पे कम था, एक्स्ट्रा सेलुलर पे ज़्यादा था। स्टिमुलाई आया, एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन पे सोडियम बढ़ते, मतलब इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन पे सोडियम बढ़ते रहा, हमारा जो प्रोपागेट है वो ओपन हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर का जितना भी सोडियम था वो इंट्रासेलुलर पे आ गया। अब हमारा रेगुलेटरी गेट क्लोज्ड हो गया। रेगुलेटरी गेट +30 मिलीवोल्ट पे क्लोज होता है। +30 मिलीवोल्ट पे रेगुलेटरी गेट जो क्लोज होने के बाद में हमारा फिर से स्टिमुलेशन तक हमारा जो पीरियड है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है। इस पीरियड में हमारा जो सोडियम चैनल्स है वो ओपन हो जाते हैं, और सोडियम चैनल्स हमारा सोडियम का जो सेल्स पे जो सोडियम नहीं है, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, और पोटेशियम चैनल हमारा पोटेशियम का इफ्लक्स कराता है। इफ्लक्स करने से क्या होगा, हमारा सेल फिर से इनएक्टिवेट होगा, और फिर से इनएक्टिवेट होके वो फिर से मतलब कि स्टिमुलेट होने की तरफ बढ़ेगा। इस पीरियड को हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब कि सेल का एक बार इनएक्टिवेशन होगा, फिर से स्टिमुलेशन होगा, फिर से इनएक्टिवेशन होगा, इनएक्टिवेशन से स्टिमुलेशन तक पीरियड था हमारा, जो प्रोपागेट क्लोज हो गया था। स्टिमुलेशन तक से फिर से स्टिमुलेशन तक जो पीरियड है ये रिफ्रैक्टरी पीरियड है। मतलब स्टिमुलेशन से स्टिमुलेशन तक जो पीरियड है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड है। इनएक्टिवेशन से स्टिमुलेशन जो पीरियड होता है वो सोडियम चैनल के थ्रू होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत पेचीदा है, तो इसको थोड़ा याद रखना। अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छे लगते हैं तो हमारा जो चैनल है मिस्टर कोलोजिस्ट करके, उसको सब्सक्राइब करें, उसको बेल आइकन जो है उसको क्लिक करें, ऑल करें, हमारा जो कोलोजी रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस पाने के लिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मतलब समझ में आया। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट पे बताइए। मैं एक पार्ट लाऊंगा इस टोटल जनरल फार्माकोलॉजी चैप्टर के बाद में, जिसमें हमारा जो समराइजेशन था, जो जो पार्ट छूट गए वो पार्ट लेके हम एक समराइजेशन वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।